अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल आइनी दरख्वास्त दायर की गई। पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून को चैलेंज किया गया और कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई जिस फैसले में PTI को एक सियासी जमात करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की फुल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रखा है कि जो मखसूस नशस्तें PTI के तमाम मुंतखब उम्मीदवारों के तादाद की तनासब से बनती हैं उनको दी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म पे अभी तक मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया और ना ही इस हवाले से कोई अलग से अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई है, जैसा कि 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कहा भी गया था। मगर इसके साथ ही पार्लियामेंट की तरफ से जो कानून पास किया गया था, आज कुछ देर पहले ही सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने उस कानून पे दस्तखत कर दिए हैं। उस कानून पे दस्तखत होने का क्या मतलब है, उस कानून में है क्या? मुख्तसर ये कि इस पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून में ये कहा गया है कि जो 2024 के जो इलेक्शंस हुए, बुनियादी तौर पे उन इलेक्शंस में जो PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था और उसके बाद उन उम्मीदवारों ने या तो अपने कागजात नामजदगी में किसी भी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी का इजहार नहीं किया था, या फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ वाबस्तगी का इजहार किया था, या फिर चंद लोगों ने जो PTI के साथ वाबस्तगी का इजहार किया था। तो वो जो उनके हल्फिया बयानात थे कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद, वही हल्फिया बयानात जो हैं वो हतमी तस्वर होंगे, बावजूद इसके कि 12 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये करार दिया गया है कि जो भी हल्फिया बयान दिए गए PTI के जीतने वाले या PTI के उम्मीदवारों की तरफ से, उसकी वजह इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैदा की गई गलत फहमी थी और 13 जनवरी के बल्ले के निशान से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह थी। इसलिए 12 जुलाई के फ़ैसले में जो कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि वो नए सिरे से मौका दें इन तमाम उम्मीदवारों को कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करें, और 15 दिन का टाइम दिया गया और वो टाइम भी अब ख़त्म हो गया है। ताहम अब चूँकि पार्लियामेंट की तरफ से कानून आ गया है, तो अब 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे बज़ाहिर अब अमल दरामद होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब गेंद जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के सामने PTI की जो आइनी दरख्वास्त है पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून के ख़िलाफ़, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि उसी आइनी दरख्वास्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट का जो मंजूर शुदा कानून है, जिस पे आज सदर ममलकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं, उस पर अमल दरामद को आर्जी तौर पे रोका जाए। यानी अबूरी हुक्मनामा भी मांगा गया है, अबूरी स्टे ऑर्डर भी मांगा गया है। मगर ये तभी हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट PTI की इस आइनी दरख्वास्त को लगाए, उस पर बेंच तश्कील दें, उस पर समाअत हो और फिर ये वाज़े होगा कि आया सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट के मंजूर शुदा इस कानून को बिल्कुल उसी तरह मुअत्तल करती है जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत जजेस की कमेटी बनी केसेस लगाने के लिए, उसको मुअत्तल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त तब आई थी कि जब दोनों ईवानों ने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर कर लिया था और सदर ममलकत के दस्तखत अभी रहते थे। तो बहरहाल आज तो इस नए कानून के ऊपर सदर ममलकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आसार नहीं है कि PTI की इस कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत भी फौरी तौर पे हो सकती है। ज़रा ये कह रहे थे कि आम तौर पे जुमरात के दिन शाम के वक्त जजेस जो हैं, जजेस कमेटी का इजलास होता है, और अगर आज ऐसा इजलास होता है जो आज शाम किसी वक्त हो सकता है, तो उसमें इस बात का इम्कान ज़रूर मौजूद है कि PTI की जो पटिशन है पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून के ख़िलाफ़, उसके हवाले से बेंच की तश्कील हो या जजेस का बताया जाए कि कौन जजेस सुनेंगे। और चूँकि ये आइनी दरख्वास्त है तो इस्तदा यही की गई है कि एक 5 रुकनी बेंच बनाया जाए, और वैसे भी ये आर्टिकल 184(3) के तहत बुनियादी इंसानी हकूक़ के नफाज का मामला बनाते हुए PTI ने
सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये आइन का मामला है और ये जो कानून बनाया गया है आइन के मुनाफी है, तो इसलिए 5 रुकनी बेंच की तश्कील की जाए। तो क्या जजेस की कमेटी अगर आज बैठती है तो वो 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाएगी, और अगर वो 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बन भी जाता है तो क्या वो तमाम 5 जजेस दस्तयाब होंगे कि वो फौरी तौर पे कल या परसों या चंद दिनों में समाअत करें? और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी बैठती नहीं है और कोई बेंच बनता भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामेंट के कानून को मुअत्तल भी नहीं किया जाता, उस पर अमल दरामद रोका भी नहीं जाता, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि अब गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। अब कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के उस कानून के मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट के कानून के ऐन मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने 39 पीटीआई के उम्मीदवारों को पीटीआई का करार दिया था उसकी फहरिस्त तो वेबसाइट पे आवेदन कर देगी, लेकिन जो 41 हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से अल्फिया बयान दिया था या जिन्होंने किसी का कागजात नामजदगी में किसी के साथ सियासी वाबस्तगी का इजहार नहीं किया था, तो इलेक्शन कमीशन जो है पार्लियामेंट के नए मंजूर शुदा कानून के तहत जो है वो जो है फिर ज़ाहिर बात है उनको 41 उम्मीदवारों को पहले तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद डिक्लेयर करेगा, और या तो फिर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि जिन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ वाबस्तगी का इज़हार किया है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बतौर सियासी जमात में तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात खुद इलेक्शन नहीं लड़ा तो इसलिए वो पार्लिमानी जमात नहीं हो सकती, और मखसूस नशिस्तें चूँकि सिर्फ पार्लिमानी जमात को मिलती हैं तो इसलिए न सिर्फ ये कि पीटीआई के वो जीतने वाले एमएनएस वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बतौर सियासी जमात रुकन तो बन जाएंगे मगर वो पार्लिमानी जमात का रुकन नहीं बन सकेंगे, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। और अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और 41 इन एमएनएस में जिन्होंने अपनी वाबस्तगी का इज़हार किया ही नहीं था अगर उनको आज़ाद डिक्लेयर किया जाएगा तो ये तमाम 41 अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद डिक्लेयर कर देता है तो इन 41 लोगों को जो बतौर सियासी जमात मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो नहीं मिलेंगी, तो फिर वो जो मखसूस नशिस्तों का कोटा है असम्बली के अंदर वो भी पूरा करना है, तो फिर वो जो इजाफ़ी मखसूस नशिस्तें हैं या बच जाने वाली मखसूस नशिस्तें हैं या माले गनीमत की मखसूस नशिस्तें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के इस कानून की मंजूरी के बाद उन नशिस्तों को फिर हुक्मरान इत्तेहाद को दे सकता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब पार्लियामेंट के मंजूर शुदा इस कानून के मुताबिक इन इजाफ़ी या बच जाने वाली नशिस्तों को हुक्मरान इत्तेहाद को देगा 41 को जो मिलनी थी, तो ये अगर 15-16 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं तो ये कहा जा रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो है वो 2/3 अक्सरियत बन सकती है, और अगर हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत इलेक्शन कमीशन के नए किसी भी नोटिफिकेशन के तहत ले लेता है मखसूस नशिस्तों को मिला के जो इजाफ़ी उन्हें दी जाएंगी, तो फिर अगला स्टेप हुक्मरान इत्तेहाद का ये होगा कि वो आइन में तरमीम की कोशिश करेंगे, और यही वो जुडिशल पैकेज है, आइनी तरमीम का पैकेज है जिसके ख़िलाफ़ अब आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और जिसके बारे में चमागोइयाँ हो रही हैं कि शायद चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की जाएगी, बल्कि शायद सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की या हाई कोर्ट के जजों की भी मुद्दत मुलाज़मत में 3-3 साल तोसी कर दी जाएगी। और अगर ऐसे हंगामी बुनियादों पर मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट में आइन में तरमीम करती है मतनाज़ा मखसूस नशस्तों की बुनियाद पर, अपनी मतनाज़ा 2/3 अक्सरियत की बुनियाद पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत देर हो चुकी होगी कि वो फौरी तौर पे इस तमाम अमल को रोके। और अभी तक लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून के ऊपर फ़िल वक्त ना तो जजेस कमेटी में पीटीआई की आइनी दरख्वास्त को डिस्कस किया है, ना ही इसके ऊपर कोई बेंच बनाने का फ़ैसला हुआ है, लेकिन ये आज शाम तक ये मामला क्लियर हो जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आता तो फिर मामलात जो हैं वो महज कानून की मंजूरी से बहुत आगे चले जाएंगे और मामला आइनी तरमीम की तरफ भी जा सकता है। और अगर एक बार आइनी तरमीम ये हो जाती है आइंदा चंद दिनों में, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजेस 3-3 साल की इजाफी मुद्दत के साथ हर मामला उसका जायज़ा लेंगे, और फिर पीटीआई की दरख्वास्त अगर लग भी जाती है तो उसके बाद सवाल यही उठेंगे कि कौन सा ऐसा जज है सुप्रीम कोर्ट में
कि जो PTI की दरख्वास्त को सुन सकता है या नहीं सुन सकता, क्योंकि सारे जजेस ने पार्लियामेंट की आइनी तरमीम से फ़ायदा उठा रखा होगा। तो बहरहाल ये तो बहुत आगे की बातें हैं, बहुत दूर की बातें हैं, मगर मामलात शायद उसी तरफ जा रहे हैं। और अब देखना ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता है, जजेस कमेटी के अंदर PTI की दरख्वास्त के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया जाता कि इसको सुनना है, नहीं सुनना, कब सुनना है, किन जजों ने सुनना है, तो फिर ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को एक मौका मिल जाएगा कि वो मामलात को आगे बढ़ाए। और जो बज़ाहिर एक तनाज़ा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच में होना था, इलेक्शन कमीशन जो है मखसूस नशस्तों के हवाले से मतनाज़ा नोटिफिकेशन करके हुक्मरान इत्तेहाद को इजाफी नशस्तें देकर वो ये तनाज़ा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच खड़ा कर सकता है। तो इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक भी। हसनात, बहुत शुक्रिया। अब इलेक्शन कमीशन की जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त भी आ चुकी है और PTI की आइनी दरख्वास्त भी आ चुकी है। क्या सूरत हाल है? क्या आज शाम तक कोई इम्कान है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट जो है जजेस कमेटी का इजलास हो और PTI की जो आइनी दरख्वास्त है उसके ऊपर कोई बेंच की तश्कील हो और उसकी फौरी समाअत हो? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है आइंदा चंद दिनों में? देखें, एक तो ये है कि एजेंडा रजिस्ट्रार जो सेक्रेटरी हैं कमेटी के वो तरतीब देते हैं और वो बज़ाहिर ये लगता है कि वर्बल इंस्ट्रक्शन होती हैं चीफ जस्टिस साहब। अगर ये एक तो वो नोटिफाई अब हुआ है एक्ट गज़ट अब उसका निकलेगा जो पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में, उससे पहले ये जो चैलेंज हुआ उस पर एतराज़ भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर एजेंडे में वो नहीं है तो फिर क्या 2 मेंबरान ख़ुद पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बताया जा रहा है कि कमेटी लाजमी नहीं है कि जजेस की कोई मीटिंग हो, जजेस का कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ भी आपस में डिस्कशन हो जाती है। कि अमूमन ये है कि जब आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो रोस्टर जो है वो तकरीबन पहले से ही इस महीने के बने हुई हैं, तो ऐसे ही चलते रहते हैं कि जी कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर ये है कि सर्कुलेट किया जाता है कि जिस प्रपोज़ल जो है वो तीनों मेंबरान को जाती हैं, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें क्या होता है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर इस वक्त जो है वो एक पेज पे ही हैं, तो अब देखते हैं कि वो इस मामले को कैसे डील करते हैं। क्या चीफ जस्टिस काज़ी फारीद साहब PTI की जो पटिशन है पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून के ख़िलाफ़ उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसको जजेस कमेटी में पहुंचने से रोक सकते हैं? जैसा कि आपने कहा कि रजिस्ट्रार एतराज़ लगा सकता है कि आज सदर ने दस्तखत किए, आज एक्ट बना। वैसे तो पटिशन में भी एक्ट का लफ्ज़ यूज़ किया गया, बिल का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन क्या अगर उसको वेट नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट का, या फिर वो ये कहे कि जी इलेक्शन एक्ट भी बन गया है, आप क्या जजमेंट है, आप हमें रहनुमाई करें। उनको उस वक्त भी जनवरी 13 की इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने गलत की, उस वक्त भी कहा गया कि इन्होंने क्यों नहीं गाइडेंस सीखी। अब ये क्या इलेक्शन कमीशन ने अगर यही काम करना है तो मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट को ऐसे ही ख्वार करने के, ये सदर से एक प्रेसिडेंशियल आर्डर आ जाए कि जी हम जुडिशल पैकेज अनाउंस करते हैं और हर जज को 3-3 साल देते हैं। जब पर्पज़ ये है उस असूल के 3-3 साल देने के बजाय 3-3 साल की तनख्वाहें दे के जान छुड़ा लें। नहीं, वो पर्पज़ साल नहीं होता ना, मसला ये है कि निज़ाम की गारंटी नहीं मिलती। निज़ाम की गारंटी नहीं रहेगी। मेरा सवाल असल में ये था कि क्या जो PTI की पटिशन आई है उसको जजेस कमेटी में आने से चीफ जस्टिस काज़ी फारीद साहब रोक सकते हैं? देखिए, वो ये कह सकते हैं कि रिव्यू और बात उनमें थोड़ा वज़न भी होगा कि जब रिव्यू टेकअप की बात हुई तो क्योंकि वो इन्फ्रक्शस हो जाएगा, तो कहा गया कि जी एक तो डिटेल रीज़न नहीं, दूसरा समर वेकेशन है। तो अब क्या समर वेकेशन नहीं है, ये बात वो करेंगे। मेरा ख्याल है कि कोशिश के लिए तो 5 जजेस चाहिए ना। कोशिश ये होगी कि इसको ये टैक्टिक्स जो इलेक्शन एक्ट बना है दबाव में आके इलेक्शन, ताकि रिव्यू केस जल्दी लगे, वहाँ 2-3 जजेस को कन्विंस किया जाए, कोई दम दरूद किए जाए और फिर वो मेजॉरिटी जो है वो रिव्यू एक्सेप्ट करे। आप ये कह रहे हैं कि अगर रिव्यू नहीं लगता तो PTI की पटिशन भी टेकअप नहीं हो सकती? ये राय तो हो सकती है ना काजी साहब की कि भाई अगर वो टेकअप कर सकते हैं और मे भी वो अपने बेंच में, इस वक्त इनका ही अगले हफ्ते बेंच अवेलेबल है, तो वो अपने पास लगा सकते हैं। अब देखना है कि कमेटी के दूसरे मेंबरान चाहते हैं। देखिए, उनकी जजमेंट है। एक ये भी है कि अगर ये जो सब कुछ कर लें, जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 जजेस लिख देते हैं कि हमें इम्प्लीमेंटेशन बेंच चाहिए, हमने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बुलाना है, उनको प्रोसिक्यूट करना है। जब वो अगर नहीं करते तो इन्हें अदालत शुरू होनी है। और ये पाकिस्तान क्या दुनिया में मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान कंटेम्प्ट में तो इन्हें अदालत में 6 महीने किसी जगह वो गए हैं कि नहीं, मुझे
नहीं नहीं, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आईनी इदारा है और वैसे भी उनके पहले रिमूवल नहीं, होगा। क्या- रिमूवल क्या ज़रूरी है, सुप्रीम और कोर्ट का- रिमूवल 209 के तहत ही नहीं, हो लेकिन मुझे इम्यूनिटी है। सकता। नहीं, इम्यूनिटी तो नहीं है, तो मिसकंडक्ट सुप्रीम के कोर्ट की जजमेंट, मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उन पे बाउंड नहीं है। बिल्कुल बाउंड है, इसीलिए कंटेम्प्ट से ज़्यादा मैं समझता हूँ डायरेक्ट 209 से ही रिमूवल होगा, क्योंकि कंटेम्प्ट में भी अगर सज़ा होती है तब भी 209 के तहत ही उनको रिमूव किया जा मेरा ख्याल सकता है है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि अगर बिल्कुल ही वो इस चीज़ को जो ले मैन को पता है, हुकूमती लोगों अच्छा, से आप ये बताएं ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट लट से कुछ भी नहीं करती अभी, देखें सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर भी मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। जी। दूसरी तरफ जो है पार्लियामेंट ने एक कानून भी मंजूर कर दिया है जो कि 12 जुलाई के फैसले को गैर मुअस्सर कर रहा है, बज़ाहिर गैर मुअस्सर कर रहा है। तो अब अगर आज सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी जो है पीटीआई की जो कानून के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त है उसके ऊपर भी कुछ फ़ैसला नहीं करती, तो फिर इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में क्या क्या कर सकता है और करेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है कानून पे वो अमल करेगा? देखिए, कानून पे इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको तो कानून पे नहीं, उसको तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखनी है और उसकी इंटरप्रिटेशन अगर नहीं, लेकिन वो कर क्या सकता है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो तो उन्होंने करना है। तो आपको क्या लगता है वो किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, वो तो जा सकते हैं, वो पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन को जो पावर फ्राम और जो उनको लाइन और लेंथ एक ही है, ठीक है, और उनको जहाँ से सप्लाई मिल रही है कि जी कर दें, क्या करेंगे? क्या वो इलेक्शन कमीशन जो है, एक तो जो 41 पीटीआई के मनेज़ हैं उनको पहले तो वो आज़ाद डिक्लेयर करेगा या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डिक्लेयर करेगा, मगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो इसलिए उनको मखसूस नशस्तों के लिए तो वो तमाम आज़ादी तस्वर किए देखिए, जाएंगे। वही बात है, जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो नोट है ना, उस पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि कंसेंसस है इलेक्शन कमीशन का भी, हुकूमत को भी। हालांकि वो जो इस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी पीटीआई सामने ही नहीं थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फैसला पीटीआई के हक में आ गया, वो काजी फैसल साहब को भी अटैक कर, लेकिन अल्टीमेट ये है, पर्पज़ एम ये है कि वो जो जस्टिस जमाल का नोट है उसमें उनका पर्पज़ साल्व हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो वो उस तरफ जाएगा कि 41 लोगों को कहेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, और 39 के मुताबिक उनको रिजर्व सीटें अगर मिल जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें दे नहीं सकते क्योंकि वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है, पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो मुझे ये बताएं, क्या इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद को मजीद कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि ये मजीद? एक बात मुझे बताएं कि 8 जजेस ये भी कह सकते हैं, डिटेल जजमेंट में वो लिख नहीं सकते कि हम समझते हैं कि ओरिजिनल पीटीआई, लेकिन वो लॉ पॉइंट पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी एलिजिबल है कि वो उनको रिजर्व सीटें मिल सकती हैं। नहीं, मेरे ख्याल में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पटिशन है वैसे उन्होंने डिसमिस तो नहीं की, 8 जजों ने रिजेक्ट नहीं की, उन्होंने फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन की नहीं, है। वो टर्म की हैं, वो तो उन्होंने बिल्कुल डायरेक्शन है। वो अगर ये लॉ पॉइंट जो उस पर जैसे मुनीब और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वादे था, जैसे आयशा का था, और वो इसमें थे कि जी आर्टिकल 17 की इंटरप्रिटेशन करके। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने तो लिख के दे दिया था ना कि हमने बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ाई नहीं है, तो वो खत को कहाँ लेके जाएंगे? वो कहाँ लिखा हुआ है कि जी ये 3 जो है वो होनी चाहिए, जी पार्टी इलेक्शन लड़ा नहीं हो, लिस्ट पूरी, ये इंटरप्रिटेशन की बात है ना। असल में एक तरफ अगर पीटीआई को वो बतौर सियासी जमात तस्लीम करके उनको मखसूस नशस्तों का हकदार करार दे रही है सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरी तरफ जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सियासी जमात तो तस्लीम कर सकती है, लेकिन वो सियासी जमात नहीं है जिसने बतौर जमात इलेक्शन लड़ा, क्योंकि अहमद रजा साहब ने खुद लिख के दे दिया है। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जमात का इलेक्शन लड़ना कहाँ ज़रूरी है, कहाँ लिखा हुआ है? ये इंटरप्रिटेशन है ना। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये सीटें जो हैं ये माले गनीमत कहाँ लिखा हुआ है कि ये मिलनी है। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो भी लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं जब वो जीत जाएं तो वो अपने आप को कह सकते हैं कि हम तो जी बेसिकली उस जमात के पार्टी ज्वाइन करते हैं। एक पार्टी है जिसको नोटिफाई किया है, उसको पार्लियामानी पार्टी किसने डिक्लेयर किया? इलेक्शन कमीशन ने किया, सिर्फ रिजर्व सीटें नहीं दी। तो वो जब एक नोटिफिकेशन आपने दे दिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मान लिया कि इनके बंद, तो मखसूस नशिस्तें आपने क्यों नहीं दी? देखिए, वो इंटरप्रिटेशन का मामला है। मैं समझता हूँ कि 8 जजेस इस हवाले से भी लिखेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी, लेकिन असल जो हकदार हैं वो पीटीआई है, और उसकी वजह क्या है कि हमारा फैसला इंटरप्रिटेशन गलत हुई। और देखें जनवरी 13 का जिस बुनियाद पे, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे ये कहना, ये सिर्फ 2 जजेस ने, और बल्कि जस्टिस जमाल और जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन डिसमिस, और उन्होंने डिसमिस नहीं की 8 जजेस ने, तो वो लिख सकते हैं। बहरहाल देखें, इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी पीटीआई को लेकिन सपोर्ट उसमें इलेक्शन एक्ट फिर भी उनको इफेक्ट करेगा कि वो उसमें था कि लिस्ट पहले देना, वो जो एक्ट है, वो अभी जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, ऑब्वियसली वो फिर आड़े आएगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफसीली फैसला नहीं आता, मेरे ख्याल में हमारे सारे तज्जिए जो हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल उसमें सारी चीज़ें हैं। और असल मकसद जो हुकूमती लोगों से हो तो वो कहते हैं, उनको गुस्सा है, जैसे मंसूर अली शाह पे,
और इस गुस्से की वजह से सारा कुछ हो रहा है। हालांकि हुकूमत चल रही है, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि कितना इम्कान है कि अगर तफसीली फ़ैसला अभी आया नहीं है और इलेक्शन कमीशन जल्दी जल्दी मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दे, जो भी 1.5 दर्जन बनती हैं, 2 दर्जन बनती हैं, तो वो आइनी तरमीम कर लें? क्या इस बात का इम्कान है कि आइनी तरमीम भी हो जाए तफसीली फ़ैसले से पहले? देखें, ये हुकूमत जिस स्पीड से चल रही है कुछ भी हो सकता है। वक्त कम, टाइम्स मुकाबला सख्त है। और लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो जस्टिस काजी फैसल, वो अपनी पोजीशन क्लियर करें कि क्या वो मेजॉरिटी जजमेंट को जजमेंट मानते हैं या वो नहीं मानते, वो किधर खड़े हैं। अगर वो भी साथ खड़े हैं तो फिर हुकूमत कुछ भी कर सकती है। देखें, ये हुकूमत क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, उनको कहाँ से ये सारा कुछ मिल रहा है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट सबकी सपोर्ट, लेकिन असल सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, मैं वो समझता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह पैगाम नहीं जाता कि यार ये मेजॉरिटी जजमेंट है, चाहे हमें मुतफिक हो ना हो, इस पे अमल दरामद आपने करना है, इसको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। वाज़ेह पैगाम क्या प्रेस रिलीज में आएगा, या इधर जो कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ वीडियो के इंटरव्यू में आएगा, या ये किसी तकरीर में आएगा, या तकरीर में आएगा? देखिए, मुलाकातें उनकी होती रहती हैं, अटॉर्नी जनरल से भी होती रहती हैं, और लोगों, दूसरी बात एक और है, वो जब ये आज कमेटी की मीटिंग है उसमें जिस तरीके से उन्होंने जल्दी रिव्यू लगाने की कोशिश की, फिर वो उन्होंने जो नोट लिखा और मेजॉरिटी जजेस को ट्रोल करवाया, उससे काई साहब अपनी इंटेंट तो वादे करते हैं ना। चलें, आप उस पर आ जाएँ। अब तो तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार है और मेरे ख्याल में आज या कल में तफसीली फ़ैसला आ जाना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन को मज़ीद आगे एक्सट्रीम इक़दाम उठाने से रोकना है तो ये जो अभी कल एक जजेस कमेटी के मीटिंग के मिनट जारी हुए हैं, उसमें बज़ाहिर कोई तब्दीली की गई है। अरशद शरीफ के हवाले से जो बेंच की तश्कील के जजेस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें पहले ये तासुर दिया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने इनकार किया और वो अरशद शरीफ का केस सुनना नहीं चाह रहे थे। और फिर जो मिनट्स जारी हुए उससे ये चीज़ वाज़ेह हुई कि असल में तो ये मामला बहुत पुराना था और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जजेस कमेटी के बनने से पहले क्या है, जो 5 जजेस सुन रहे थे, तो उनको अचानक 3 में कैसे तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि 8 समातें हो चुकी थी और ऑब्वियसली फाइल रिकॉर्ड था, इतना बन चुका था, ऑर्डर्स हो चुके थे, उन पर अमल दरामद हो चुके थे, 5 जजों का ये बेंच था। तो कल की ये जो मॉडिफिकेशन आई है उसमें ये वजाहत की गई है, यही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो वो 5 रुकनी बेंच था, 8 समातें हो चुकी थी और PPO से पहले का बेंच था। इस वजाहत की ज़रूरत क्यों पड़ी कल, इसमें तब्दीली क्यों कही गई जजेस कमेटी के मीटिंग के मिनट्स में? देखें, एक तो परसेप्शन ये गई कि ये जजेस जो हैं ये अवॉइड कर रहे हैं, जैसे मंसूर अली शाह अवॉइड कर रहे हैं। उन्होंने वादे दिया कि इसकी वजह ये है कि जिसकी वजह से कि 2 जजेस सुन रहे थे और जस्टिस जमाल को इसी वजह से बेंच प्रिजाइड किया, और उनके बाद जो 3 जजेस हैं वो पिक एंड चूज़ नहीं किया गया, उनसे जो सीनियर मोस्ट है उनको बीच में शामिल किया गया। लेकिन उससे ज़्यादा जो खबर है, जो मैं समझता हूँ कि इस मिनट्स में जिक्र नहीं है, लेकिन ये मैंने आज खबर भी दी है, और मेरी खबर ये है कि ये मिनट्स विदाउट अप्रूवल 2 जजेस के, उनकी साइन के बगैर ये जो है वो अपलोड हो गए थे, और ऑब्जेक्शन था 2 जजेस का कि जी ये चीज़ ऐड की जाए। अब इस हवाले से क्या काजी फैसल साहब ने जो उनका ऑब्जेक्शन है वो भी अप्रूव किया या नहीं, उस पर भी बड़ी मुतज़ाद राय हैं। लेकिन जो ये बात है कि जब मेरी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई, नहीं सुप्रीम कोर्ट में एक ऑफिशियल से बात हुई, मैंने कहा जी ये क्या तरीक़ाकार है मिनट, उन्होंने कहा जी मिनट्स जो है वो सेक्रेटरी रिकॉर्ड करता है और चीफ जस्टिस की अप्रूवल से जो है अपलोड हो जाते हैं। तो 2 जजेस की हो न हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस केस में हुई है या नहीं, लेकिन मेरे इत्तला के मुताबिक नहीं हुई अप्रूवल, जिसकी वजह से इन जजेस ने बल्कि अभी रिकर्डसी दिखाई। वो ये भी कह सकते थे कि विदाउट अप्रूवल, या हम कहते रह गए फिर भी अपलोड हो गए। जिस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा था कि हमारे साथ काई साहब आपने 3 जजेस की जो कमेटी थी उसमें फौजी अदालतों के हवाले से, जो सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, वो डिसाइड हुआ था कि सीनियर मोस्ट 7 जजेस का बेंच होगा। अगर कोई जज अवेलेबल ना हो या इंटरेस्टेड ना हो, उसके अलावा अगला जज बैठेगा। ये आप माने मज़ाहिर नकवी के केस में भी कहा गया 3 जजेस सीनियर मोस्ट का बेंच होगा, लेकिन वो कहते रहे कि जी मेरे पास मिनट्स नहीं आए, और यकदम मैंने देखा कि बेंच कोई और बन गया, पिक एंड चूज़ हो गई। तो उसका जवाब काई साहब ने उस तरह नहीं दिया कि ये बात वो सच कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं ना कि ये जो मॉडिफिकेशन हुई है, ये जो मिनट्स में तब्दीली हुई है जजेस कमेटी की अरशद शरीफ वाले केस में, तो आप समझते हैं कि ये मॉडिफिकेशन जो है चीफ जस्टिस काजी फैसल की मर्ज़ी के बगैर हुई है? मेरा ख्याल है कि 2 जजेस की है ये वो है। काई साहब जब मेजॉरिटी ने कह दिया तो फिर काई साहब को करना ही पड़ा, ज़ाहिर बात है, कमेटी ने करना पड़ा। लेकिन काजी साहब क्या इसको विलिंग थे या नहीं, ये देखना है कि वो इस मॉडिफिकेशन की हामी थे या नहीं। लेकिन ये है कि उससे पहले अनसाइन मिनट्स जो हैं वो अपलोड हुए। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को ये महसूस हुआ कि इन मिनट्स के अंदर इजाफा करना इसलिए ज़रूरी है
कि सोशल मीडिया पे एक ख़ास कैंपेन चल पड़ी थी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ कि ये अरशद शरीफ का केस नहीं सुनना चाह रहे, तो उसको जजेस को ये जो महसूस हुआ है, तो ये तो एक बड़ी ही अजीब बात है। और लगता है नहीं, लेकिन पहले ये भी हम हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है ना कि मिनट्स में ये चीज़ ऐड ना हुई हो उस वक्त से, ये इंटरनली यकदम महसूस तो नहीं हुआ होगा। उन्होंने उस वक्त ही जब मिनट्स भेजे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि ये पैराग्राफ ऐड करें, बजाय ऐड करने के अपलोड कर दिए गए। असल तो ये चीज़ हुई, तो वो इस वजह से सारा मामला हुआ है। क्या पता बाद में भी रियलाइजेशन हुई हो। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं। असल में मसला ये है कि जो एक तस्वर बन रहा था कि जी जैसे मंसूर अली शाह नर्वस 90s में है और उनको फंसाने की कोशिश की गई या वो खुद बीच में निकले इस केस, तो उन्होंने वजह ये बताई कि मैं नहीं, ये मामला है, ये असल ये वजह ये थी। और जो 2 जजेस पुराना केस सुन रहे हैं, अगर उन्हीं 2 जजेस के साथ नया बेंच सुनेगा तो वो वहाँ से ही शुरू होगा जहाँ से वो मामला रुका था। अदरवाइज बिल्कुल सारे जजेस अगर नए होंगे फिर तो वो ज़ीरो से शुरू होगा, और इसका फ़ायदा तो उन लोगों का होगा जिनके ऊपर शक जा रहा है अरशद शरीफ के कत्ल का। है कि पहले 9 महीने ये क्यों नहीं टेकअप हुआ केस? बात तो ये है कि काजी साहब ने पहले 9 महीने केस क्यों नहीं टेकअप किया? उनको लगना ये तो देखना, बात यह है कि सियासत तो हो रही है अनफॉर्चुनेटली। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सियासत पीक पे है और हर कोई जो है वो अपने हिसाब से चल रहा है। गुस्सा भी है काजी साहब को। 12 जुलाई पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत से ज़्यादा काजी साहब को गुस्सा है और फैसले के बाद। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जजेस का जो इतलात हैं कि जो पैकेज है, पैकेज में कोई सीनियर जज भी प्रीवी थे और वो जो है वो उन्होंने जो है वो जजमेंट सस्पेंड कर दी, उसके बाद फाइनल फैसला भी कर दिया। काजी साहब को हर कोई कह रहा है पैकेज, तो वो कहते हैं जी मैं, दूसरे जज भी तो थे ना बातचीत कर रहे हैं, मैं क्यों? तो वो ये भी है। फिर ये भी है कि वो इजाज़ुल एहसन अब तो सोच रहे होंगे कि इजाज़ुल एहसन जो है वो ना होते। अब मेरे ख्याल में एक्सटेंशन की बजाय अब रिटायरमेंट पैकेज के ऊपर बात होनी ये बताएं इजाज़ुल एहसन को बहाल किया जा सकता है? नहीं, अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो भी बगैर वजह बताए, तो इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि उन्होंने ना तो कोई पटिशन किया, ना कुछ किया, ना ही वो एग्रीड थे अपने ही इस्तीफ़े से। तो मैं नहीं समझता कि मेरा ख्याल है कि अगर ये सूरत हाल किसी को अंदाज़ा नहीं था, ये तो अंदाज़ा होता तो कोई कोशिश ना, या वो इजाज़ुल एहसन साहब रिज़ाइन ना देते। इजाज़ुल एहसन साहब ने जो रिज़ाइन दिया है, देखिए अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, वरना बगैर वजह बताए कोई ये भी ना लिख सके कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पे दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है दाल में कुछ तो काला था ना। कि इतना भी क्या बुज़दिल जज कि जो इतने बड़े आईनी ओहदे से रिज़ाइन दे दे चीफ जस्टिस बनने से कुछ अर्सा पहले, और ये भी ना लिखने की उसमें ज़रूरत हो कि मैं इस वजह से रिज़ाइन दे रहा हूँ, तो फिर ऐसे बंदे को तो चीफ जस्टिस क्या जज भी नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तो रियलाइजेशन होगी ना कि अगर वो रहते तो ज़्यादा अच्छा। ठीक, किसको रियलाइजेशन होगी? जो लोग समझते हैं कि चीफ एक कंटिन्यूटी हो सिस्टम की, लेकिन वो असल में उनका इशू ये था कि उनके हवाले से ये परसेप्शन ये प्रो पीटीआई हो गए, और प्रो पीटीआई मसला ये था ना। उन्होंने काम भी तो ऐसे किए थे बहुत सारे, जैसे उमरता बंदयाल के साथ मिलके। बट एनीवे, बहुत शुक्रिया हसनात मलिक। अब तमाम नज़रें इलेक्शन कमीशन की तरफ हैं कि वो क्या पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून की फ़ाइल जो है ऊपर रखते हैं, या फिर 12 जुलाई की जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसकी फ़ाइल ऊपर रखते हैं। किसकी फ़ाइल ऊपर होगी या आने वाले चंद दिनों में ही अंदाज़ा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट से आज जजेस कमेटी के हवाले से कोई ख़बर ना आई कि पीटीआई की पटिशन कानून के ख़िलाफ़ जो दायर हुई है वो लगती है या नहीं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।